गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। जैसे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सेक्शन 133 की एच की 133 एच जम्मू कश्मीर रेवेन्यू एक्ट का, जो उस वीडियो में मैंने बताया था कि 133 एच जो है पेरेंटल जो हमारा जम्मू कश्मीर का रेवेन्यू एक्ट जो है, तो बेसिकली जम्मू कश्मीर रेवेन्यू एक्ट जो है J&K रेवेन्यू एक्ट ये है मास्टर ऑफ ऑल एक्ट्स है। तो इसके अंदर 133 जो सेक्शन है उसके अंदर 133 एच सेक्शन जो थी यानी कि एच वाला पार्ट वो उसमें नहीं था। ये जो है ये इंसर्ट हुआ, दो चीज़ें याद रखिएगा इसमें। एक तो ये इंसर्ट हुआ डाला गया कब, J&K रीऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे। तो ऑर्डर नंबर 3808 है ई 3808 एसओ जो है उसकी जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ J&K जिसको अडॉप्शन ऑफ स्टेट लॉ भी कहा जाता है 2020 का है ये, इसकी वजह से बीच में इंसर्ट किया गया क्या 133 एच। कहाँ पे 133 एच जो है ये 133 सेक्शन जो है किसकी लैंड रेवेन्यू एक्ट की, वहाँ पे इसको इंसर्ट किया गया। यानी कि कहने का मतलब जो 133 एच जो है ये ओरिजिनल एक्ट में नहीं था, ये बाद में इंसर्ट किया गया किसमें लैंड रेवेन्यू एक्ट में। और बाया ऑर्डर जो है एसओ जो है वो है 3808 3808 ई 3808 ई याद रखिएगा 3808 ई। ये J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है उसके थ्रू इसमें इंसर्ट किया गया क्या 133 एच इंसर्ट किया गया, डाला गया 133 एच किसमें लैंड रेवेन्यू एक्ट में। दो चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक जैसे मैं अभी बार बार कह रहा हूँ इंसर्ट किया गया इससे, उसमें इंसर्ट किया गया किसमें 133 में, यानी कि लैंड रेवेन्यू एक्ट की जो 33 सेक्शन थी उसमें एक और सब सेक्शन कह लो वो ऐड कर दी, सेक्शन कह लो वो ऐड कर दी गई 133 एच। ठीक है, अब जो ये 133 एच जो इंसर्ट की गई, अब ये जो है ये एनफोर्स जो हुई, जो ये वर्क में आई, जो कह सकते हो वो आई है किससे एसओ 373 जो है J&K का एसओ 373 जो 373 जो है उसकी वजह से उसमें क्या आई है वर्क में आई कह लो, या एक्शन में आई कह लो, या एनफोर्स में आई कह लो। ठीक, इंसर्ट की गई 133 एच बाया क्या एसओ 3808 ई ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और जो एनफोर्स में आई वो आई ऑर्डर नंबर 373 ई जो है उसकी 373 सिंपल 373। तो जो 133 एच है ये लगाता है, पाबंदी लगाता है कि कोई भी नॉन एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन जो है वो जम्मू कश्मीर में क्या है ज़मीन जो है खरीद नहीं सकता है। अब नॉन एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन और एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन कौन होते हैं? अब जो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट और एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन, नॉन एग्रीकल्चरिस्ट वो बंदा होता है जो ज़मींदार ना हो सिंपल लैंग्वेज में। तो लेकिन रेवेन्यू की टर्म में क्या है कि जो ऑर्डर नंबर है 322 ऑफ जम्मू कश्मीर 322 ऑफ जम्मू कश्मीर का जो है एसओ कह लो, ऑर्डर गवर्नमेंट ऑर्डर है वैसे 322, ये कहता है कि कोई एक ऐसा आदमी जिस जो 1 नवंबर 2021 यानी कि 1/11/2021 को जिसकी जाति कास्ट में ज़मीन थी, यानी कि खरीफ 2021 में जिसकी गिरदावरी थी, जिसके नाम पे ज़मीन थी, वो एग्रीकल्चरिस्ट माना जाएगा। ठीक, वो आदमी जिसकी खरीफ 2021 में गिरदावरी थी, यानी कि उसने कोई फसल बोई हुई थी किसी लैंड के ऊपर, वो आदमी जो है वो क्या माना जाएगा एग्रीकल्चरिस्ट माना जाएगा। लेकिन बाद में बेसिकली बाद में इस ऑर्डर के तहत जो गवर्नमेंट ऑर्डर 322 है ये भी बताता है, ये भी एक्सप्लेन करता है कि अब जो एक पर्सन है जो मतलब 1 नवंबर 2021 को जो एग्रीकल्चरिस्ट था यानी कि जिसके पास जाति कास्ट थी, अब उसके रिलेशन में कौन कौन लोग जो होंगे वो क्या होंगे एग्रीकल्चरिस्ट होंगे। तो वो ये बेसिकली ऑर्डर जो है 322 जो है ये लीगल आयर्स जो हैं एक एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन के लीगल आयर्स कौन है तो उनके साथ भी डील करता है, ये भी क्लैरिफाई करता है ये ऑर्डर। क्योंकि सेक्शन जो लैंड रेवेन्यू एक्ट की जो सेक्शन है 144 ये प्रोविज़न देती है गवर्नमेंट को, एम्पावर करती है गवर्नमेंट को
वो करती है, प्रोविज़न देती है कि इसमें अगर कहीं क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है किसमें, लैंड रेवेन्यू एक्ट में, ताकि जो पब्लिक एक्ट जनरल है लोगों के इंटरेस्ट के लिए कहीं अगर क्लैरिफाई करना पड़ता है, तो सेक्शन 144 जो है 144 है वो लैंड रेवेन्यू एक्ट की, वो गवर्नमेंट को एम्पावर करती है कि इसमें अगर कोई अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है तो करी जा सकती है। तो सेक्शन 144 जो है 144 जो है J&K रेवेन्यू एक्ट की, इसी से पावर लेते हुए ये जो ऑर्डर आया था, ऑर्डर 322 जो है, जिसकी वजह से क्लैरिफाई किए गए कौन कौन से लीगल आयर्स होंगे एग्रीकल्चरिस्ट के। यानी कि एक आदमी अगर एग्रीकल्चरिस्ट है तो उसकी फैमिली में कौन कौन पर्सन होगा, वो एग्रीकल्चरिस्ट। अगर मानो एक आदमी जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट है इन टर्म ऑफ, अगर उसकी गिरदावरी जो है मतलब काश्त जो है खरीफ 2021 यानी 1 नवंबर 2021 को अगर वो एग्रीकल्चरिस्ट था, क्योंकि अगर उससे पहले उसकी गिरदावरी होगी तो पर्सन सिंपली क्या हो गया, एग्रीकल्चरिस्ट हो गया। अगर वो एग्रीकल्चरिस्ट था तो उसका जो फादर, उसकी मदर, उसकी वाइफ और उसके बच्चे, ठीक, एक पर्सन एग्रीकल्चरिस्ट, उसका फादर मदर यानी कि पेरेंट्स, वाइफ और उसके बच्चे यानी कि उसकी डॉटर्स, उसके सन, उसके जो भी हैं, और उसकी बीवी, उसके माता पिता, ये सारे क्या माने जाएंगे, उसके लीगल आयर्स इन टर्म ऑफ ऑर्डर नंबर 322 माने जाएंगे। ठीक, तो इसके अलावा और जो ये जो लीगल आयर्स है, फादर, मदर, वाइफ और बच्चे जो हैं जो उसके, वो सारे एग्रीकल्चरिस्ट होंगे। वो चाहे वो ज़मीन सेल कर सकते हैं, अगर वो एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट बनाना चाहें तो उनका सर्टिफिकेट बन जाएगा। ठीक है, अदर देन अगर उसका भाई है, कोई ब्रदर है, तो वो उस टर्म में नहीं आएगा। बहन है वो उस टर्म में नहीं आएगी, क्योंकि इसमें लीगल आयर्स में भी कहीं रिलैक्सेशन हो तो हो जाए, जब बाद में भी मॉडिफाई भी हो सकता है, लेकिन अभी तक जो है लीगल आयर्स जो क्लैरिफाई किए गए हैं वो है अगर लेडी के नाम पे ज़मीन है तो उसका हस्बैंड भी आ जाएगा। तो मतलब हस्बैंड वाइफ और उसके जो फादर मदर और उसके जो बच्चे, सब यही आते हैं। अगर कोई बोले कि मेरा चाचा या कोई अंकल आंटी, वो इसमें नहीं आते हैं, उनके बिहाफ पे वो एग्रीकल्चरिस्ट नहीं होंगे, उनका एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट नहीं बन सकता है। ठीक है, तो उसके बाद जो पर्सन जो है नॉन एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन है, वो जब अप्लाई करेगा किसके लिए, 133H की प्रोविज़न के अंदर परमिशन के लिए, क्योंकि वो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन तो सिंपली खरीद लेगा ज़मीन, तो गिफ्ट भी हो सकती है, सेल भी कर सकता है, जैसा भी चाहे वो कर सकता है। लेकिन जो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन है, अब उसको क्या लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ेगी। किसकी, 133H ही मना करती है कि भाई नॉन एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन जो है वो ज़मीन नहीं खरीद सकता है। अब 133H में प्रोविज़न ये है कि अगर किसी नॉन एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन ने लैंड या ज़मीन खरीदनी है तो उसको क्या लेनी होगी, परमिशन लेनी होगी। फॉर्म ए होता है, ऑनलाइन ही अप्लाई होगा ये। तो अप्लाई कैसे करना है, तो डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे, वो उसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल ये याद रखिएगा, फॉर्म ए जो होता है वो फिलअप होता है किसके लिए, परमिशन लेने के लिए। और फॉर्म बी जो है वो होगा जब डिप्टी कमिश्नर थ्रू प्रोसेस, जब फॉर्म ए चलेगा, अप्रूव हो जाएगा, तो उसके बाद डिप्टी कमिश्नर साहब जब ऑर्डर देंगे तो ऑर्डर देंगे फॉर्म बी के ऊपर। ठीक, फिर जब ऑर्डर मिल जाएगा, अगर उस आदमी ने जिस पर्पज़ के लिए परमिशन ली है तो वो उस लैंड को उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करेगा विद इन द टर्म ऑफ 2 ईयर्स। अगर 2 साल में वो नहीं कर पाता है तो 2 साल पूरे होने से पहले वो अप्लाई कर देगा, तो 1 साल की एक्सटेंशन भी उसको मिल जाएगी। अगर एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन, नॉन एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन ने परमिशन ली है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए या उसके अलाइड पर्पज़ के लिए, ठीक, या ऑर्किड के लिए या हॉर्टिकल्चर के लिए, यही क्राइटेरिया हैं 3-4, इन्हीं के लिए 4 के लिए मिलती है परमिशन। तो वो क्या करेगा, उसी पर्पज़ के लिए लैंड को यूज़ भी करेगा, अदर दैन किसी और पर्पज़ के लिए वो लैंड को यूज़ नहीं करेगा। अगर वो यूज़ करता है तो इन दैट केस उसकी परमिशन जो है, जो भी उसने परमिशन ली है वो नल एंड वाइड हो सकती है। तो अगर आप में से कोई सोच रहा है परमिशन लेने के लिए, तो गवर्नमेंट की जो रूलिंग है उसके हिसाब से ही चलिएगा। अगर पहले ही डिसाइड कर लीजिएगा कि मुझे किसके लिए ज़मीन लेनी है तो उसी हिसाब से लीजिएगा। तो इनके बीच में रीशेड्यूलिंग भी हो सकती है। अगर आपने एग्रीकल्चर के लिए ली है तो आप उसके लिए
हॉर्टिकल्चर के लिए, जहाँ ऑर्किड के लिए रीशेड्यूल करना चाहते हैं, उससे भी उसके लिए परमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो वो हो सकती है। अब अगर किसी ने एग्रीकल्चर के लिए लैंड की परमिशन ली है तो 20 कनाल से अब नहीं मिलेगी। 20 कनाल मैक्सिमम क्राइटेरिया उसका। अगर उसका एग्रीकल्चर का कोई अलाइड पर्पज़ है आपका, जैसे किसी का पोल्ट्री फार्म है, किसी का डेयरी फार्म है, गोट फार्म है, शीप फार्म है ना, जो जहाँ किसी ने उसके लिए फिश पॉन्ड के लिए, जहाँ किसी और पर्पज़ के लिए जो एग्रीकल्चर के साथ ही ताल्लुक़ रखता हो, उसके लिए अगर आपने परमिशन ली है तो उनके लिए, उन केसेस में परमिशन मिलेगी आपको 20 कनाल, अप टू मैक्सिमम 20 कनाल। उसके बाद अगर ऑर्किड के लिए, जो हॉर्टिकल्चर के पर्पज़ के लिए, किसी बागवानी के लिए परमिशन ली है, तो उसमें जो मैक्सिमम एक्सटेंट है वो है 100 कनाल का, 100 कनाल का उसमें एक्सटेंट है। तो 100 कनाल से कम जितनी भी ले सकता है, लेकिन 100 कनाल से ऊपर नहीं ले सकता। अब जब ये ट्रांसफ़र होगी ज़मीन, एक आदमी दूसरे आदमी को ट्रांसफ़र करेगा, जो ज़मीन देने वाला है नो डाउट वो एग्रीकल्चरिस्ट होगा पहले का ही, तो जो लेने वाला वो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट जिसने परमिशन ली। अब जो ज़मीन देने वाला ट्रांसफरर है वो लैंडलेस नहीं होना चाहिए, यानी कि मतलब इस ट्रांसफ़र के बाद वो लैंडलेस नहीं होना चाहिए। अगर उसके पास 20 ही कनाल ज़मीन है तो वो 20 ही कनाल, 20 कनाल पूरी की पूरी वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, वो कम कर सकता है उससे, ताकि जो पहले वाला पर्सन है वो भी लैंडलेस ना हो जाए, बाद में वो भी परमिशन ढूंढेगा। तो और जो जिस पर्पज़ के लिए यूज़ करनी है उसी के लिए करेगा। तो तीसरी बात यह है कि अगर परमिशन जब मिल जाती है तो वो पहले बता दिया मैंने, 2 साल के अंदर अंदर उसको उसी यूज़ में लाना है, अदरवाइज़ वो ख़त्म हो जाएगा उसका क्या, परमिशन ख़त्म हो जाएगी अगर 2 साल के अंदर नहीं लाएगा। अगर 2 साल के अंदर किसी कारणवश नहीं ला सकता है तो एक एक्सपायरी होने से पहले, परमिशन एक्सपायरी होने से पहले दोबारा अप्लाई करना होगा, 1 साल के लिए टेन्योर इंक्रीज हो सकता है। तो ये था 133H 133H के तहत किस तरीके से नॉन एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन जो है वो परमिशन ले सकता है ज़मीन खरीदने की, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, जहाँ अलाइड पर्पज़ के लिए, जहाँ ऑर्किड के लिए, जहाँ हॉर्टिकल्चर के लिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ 4 चीज़ें, ये इन 4 चीज़ों के लिए ही परमिशन मिलेगी एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन को, नॉन एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन को, फॉर कन्वर्टिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ इनटू एग्रीकल्चरिस्ट। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में बात करेंगे फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने हैं, ठीक है, तो प्रोसीजर क्या रहेगा उसके लिए हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।